नेशनल कौंसिल फॉर तिब, हुकूमती पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब के पहले फ्री ऑनलाइन सीपीडी प्रोग्राम की 9वीं क्लास में आप तमाम शुरका को खुशामदीद। हस्बे मामूल आज हम अपने 9वीं क्लास के लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11 को अटेंड करेंगे। हस्बे मामूल सबसे पहले इब्तदाई कलिमात मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब फरमाएंगे। इसके बाद डॉक्टर फरियाल राव की प्रेजेंटेशन होगी और डॉक्टर फरियाल राव की प्रेजेंटेशन को इलेबोरेट करेंगे जनाब डॉक्टर रियाजुर रहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा ईस्टर्न मेडिसिन, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इस इलेबोरेशन के बाद फिर इस क्लास का 11वां लेक्चर होगा डॉक्टर फरियाल राव साहिबा का और उसको भी इलेबोरेट करेंगे मोहतरम जनाब हकीम डॉक्टर रियाजुर रहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा ईस्टर्न मेडिसिन, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और इसके बाद आज की क्लास के इख्तितामी कलिमात होंगे जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब, रजिस्ट्रार नेशनल काउंसिल फॉर तिब के। मैं उम्मीद करूंगा कि हस्बे साबिक आप तमाम शुरका नज़्म ज़ब्त के साथ आज की क्लास मुकम्मल तौर पे अटेंड करेंगे और अटेंडेंस को भी यकीनी बनाएंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि आपका नाम अटेंडेंस शीट में शामिल हो सके। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ओवर टू प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अतिब्बा किराम और प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब सीपीडी प्रोग्राम के तमाम शुरका को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्लेटफॉर्म से हमने जो सीपीडी प्रोग्राम शुरू किया था बड़ी कामयाबी के साथ वो जारी सारी है और आज आप 9वां 10वां लेक्चर आपने अब इस दफ़ा से आपने डबल लेक्चर समाप्त करना शुरू किया क्योंकि जो हमारा इसमें जो निसाब था वो कुछ ज़्यादा हो गया और हमने पीछे कुछ कवर कम हुआ। तो इंशाल्लाह इंतज़ामिया इन चीज़ को देखते हुए कि आप मैक्सिमम निसाब जो हमारा इसमें कवर हो जाए उसके लिए कोशिश की है कि ये डबल लेक्चर का शुरू कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने एक कोशिश की कि सीपीडी प्रोग्राम के साथ अतीबा के साथ एक लाइजनिंग बनाई जाए, एक राब्ता बनाया जाए, एक ताल्लुक बनाया जाए और उसमें देखा जाए कि हम कैसे अपने अतीबा को जदीद मालूमात के साथ इक्विप्ड कर सकते हैं, उनको मुज़य्यन कर सकते हैं और फिर जो तहकीक के हवाले से मामलात हैं अपनी क्लिनिक पर जो मरीज़ों के साथ हम मरीज़ों को अद्वियात देते हैं उससे जो नताइज आते हैं उससे क्या खातर खा नताइज हासिल होते हैं और फिर ये कामयाब जो नताइज हैं उनको कैसे मुरतब करना है कि दुनिया के सामने हम पेश कर सकें। हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें बताने की कोशिश की और फिर हम ये भी कोशिश करेंगे कि इस सारे प्रोग्राम के साथ एक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाए और वो टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। हम इंशाल्लाह दुनिया में जो जदीद ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं तिब में उन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। एजुकेशन के लिए, तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए, तमाम मामलात के लिए जदीद टूल्स हैं वो इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो तिब है, तिब यूनानी जिसे तिब इस्लामी या तिब नबवी के नाम से भी हम जानते हैं और पहचानते हैं, ये दुनिया भर में अपना लोहा मनाए और ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो आलमी इदारा सेहत है वो ये बात पहले ही तस्लीम कर चुका है कि यूनानी तरीका इलाज जो है ये मदर ऑफ मेडिसिन है और ये कामयाब तरीका इलाज है। बस हमने अपने कंडक्ट के साथ, अपने अमल के साथ, अपनी मालूमात के साथ
दुनिया में ये साबित करना है कि हम वाकई नंबर 1 हैं। इस मकसद के लिए नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने अपनी काविशें जारी रखी हुई हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल के साथ जो NCTPA के चैनल है हमारा, उसके साथ इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के अख्ताम पर नई और चीज़ें भी लॉन्च करेंगे। और ये अब आपका तिब्बा का और नेशनल काउंसिल फॉर तिब का जो राब्ता है ये इंशाल्लाह मुसलसल रहेगा। आपको हर वो मालूमात जो आपको बर वक्त पहुँचनी चाहिए हमारे इस चैनल के ज़रिए बर वक्त पहुँचेगी। अल्लाह ताला आपका हमें नासर हो। दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला हम जो मकसद लेकर चले हैं अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे और हमें हमारी तिब जो है तिब यूनानी इसको दिन दुनिया रात चुनने की रखी फरमाए। तिब यूनानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Assalamu alaikum students. Today the topic on which I am going to give you presentation is standard error and confidence interval. तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड एरर के बारे में और कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्लाइड की तरफ। द रिलेशन ऑफ द सैम्पल टू द होल पॉपुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, वेन एवर वी डू एनी रिसर्च स्टडी, जब भी हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं, कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, उस वक्त डेफिनेटली हम पूरी पॉपुलेशन को जो है वी कांट कंसीडर द होल पॉपुलेशन और वी कांट कंसीडर और मेक द होल पॉपुलेशन द पार्ट ऑफ द स्टडी। At that time we always collect a sample from the population that is representing the whole population. So in this study, in this topic now we are discussing about the relationship of sample to the whole population. sample का किस तरह का relationship होना चाहिए पूरी population के साथ। Whenever you undertake a study, it is usually necessary to draw a sample. As we all know, whenever you are going to conduct a study, when you are going to conduct a research, then at that time you need to draw a sample from the study population. जिस population में से या जिस country में से या जिस city में से या जिस area में से आप जिस area के हवाले से आप वो study करने चाह रहे हैं, किसी disease के हवाले से, किसी disorder की वजह से, किसी भी condition की वजह से, तो at that time you have to draw a sample from that population. You will then describe the population on the basis of the information collected from the sample, and then उस sample के अंदर से जो भी आपको information मिलती है किसी disease के हवाले से, हीमोग्लोबिन लेवल के हवाले से, कैल्शियम के लेवल के हवाले से और डिफरेंट अदर चीज़ों के हवाले से, या किसी के अंदर कोई ज़्यादा आपको ऐसा नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा एस्थमा के केसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीथ इश्यूज़ के केसेस हो रहे हैं, तो एट द टाइम डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स इन देयर ब्लड और अदर सैम्पल्स। सो जो भी आप पॉपुलेशन के अंदर से सैम्पल कलेक्ट करते हैं, दैट सैम्पल इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिंग द होल पॉपुलेशन। उस सैम्पल के हवाले से जो भी स्टडीज़ की जाती हैं, जो भी टेस्टिंग की जाती हैं, वो बेसिकली सिर्फ उस सैम्पल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या आप ये कह सकते हैं कि टू जनरलाइज द फाइंडिंग्स फ्रॉम द सैम्पल टू द लार्जर पॉपुलेशन। इसके अलावा आप फाइंडिंग्स को जनरलाइज करने के लिए भी पॉपुलेशन में से एक सैम्पल कलेक्ट करते हैं जो कि बेसिकली एक जनरलाइज्ड आइडिया देता है अबाउट द होल पॉपुलेशन। ऑब्वियसली दिस कैन बी डन इफ द सैम्पल इज सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी कंसीडर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। अगेन इसके अंदर व्हेन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कंसीडर सर्टन एस्पेक्ट्स, और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप जो है वो एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि जिस सैंपल को आप कलेक्ट कर रहे हैं वो एक तो उसके साइज़ के हवाले से, जैसा कि हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया था कि जो भी सैंपल साइज़ हो इट शुड बी वेरी एडिक्वेट, इट शुड बी इनफ और लार्ज इनफ और स्मॉल इनफ, और इट शुड नॉट बी वेरी मच लार्जर, इट शुड नॉट बी वेरी मच स्मॉलर, बट इट शुड बी वेरी एडिक्वेट सो दैट इट कैन represent the whole population. The sample size is also very important when you are going to select the sample from the population. Secondly, the other thing is that all the factors, all the aspects you have to consider, like if you are going to collect a sample from a population and you are going to represent that study for the whole population, जिसके अंदर आप जो है वो डिसरिगार्ड ऑफ मेल फीमेल और किसी चीज़ को आप मद्देनज़र नहीं रख रहे, बल्कि आप जिन तमाम एस्पेक्ट्स पे कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन का सैंपल इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्ट करना चाहिए। एनी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल, जो कि मीन हमारा जो भी वैल्यू या वेरिएबल हमारे सामने आता है, जो भी मीन आता है उस सैंपल के से कैलकुलेशन के बाद, उसको हम पूरी एक एस्टिमेट पॉपुलेशन के लिए कहते हैं कि वो जो वैल्यू है वो बेसिकली पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सपोज वी ऑब्टेन, इसीलिए कहा जाता है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द सैंपल यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू कीप इन माइंड सो मैनी एस्पेक्ट्स, द सैंपल साइज, द सैंपल पॉपुलेशन एंड द साइज ऑफ द सैंपल शुड ऑल्सो बी वेरी एडिक्वेट। ऐसा ना हो कि आप एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से बहुत कम लोगों को सिलेक्ट कर लें एंड दैट
पार्ट ऑफ द सैम्पल कुडंट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज आपने एक सैंपल लिया है जिसके अंदर मीन हेमोग्लोबिन जो है वो 12 ग्राम है ऑफ 2 वुमेन आउट ऑफ 100 वुमेन। आपको ये है कि एक पॉपुलेशन है जिसका मीन हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो 12 ग्राम है। 100 औरतों में से आपने 2 लोगों को सिलेक्ट किया है। तो अगर मैं ये कहूँगी कैन वी से अबाउट द पॉपुलेशन मीन इट मे और मे नॉट बी 12 ग्राम। तो अगर हम पॉपुलेशन मीन के हवाले से बात करें, क्योंकि अगर हमने 2 औरतों को लिया और उनका जो मीन है वो 12 ग्राम आ रहा है, तो क्या वो 100 औरतों को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर वो इस कंडीशन में कर सकता है कि इफ़ एवरी वुमन इन द पॉपुलेशन हैड द वैल्यू ऑफ 12 ग्राम देन दिस रिजल्ट मैचेस विद द पॉपुलेशन मीन। अगर आपने एक सैंपल जो कि 100 वुमेन की एक पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 2 औरतों को सिलेक्ट किया है और उन दोनों का ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल 12 आ रहा है, और आप अगर ये कहते हैं कि ये 12 हीमोग्लोबिन लेवल आ रहा है, मीन जो है दोनों का जो है वो 12 आ रहा है, तो इट मीन्स वो तभी मीन 12 आ सकता है जब तमाम की तमाम पॉपुलेशन का 12 ग्राम हो। अदरवाइज इफ वुमेन हैव हीमोग्लोबिन वैल्यूज बिटवीन 10 ग्राम एंड 14 ग्राम, लेकिन अगर उन 100 वुमेन के अंदर अगर औरतों का उन वुमेन का हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम या 14 ग्राम के दरमियान है, देन इट वुड बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट अबाउट द पॉपुलेशन मीन विद अ सैंपल साइज ऑफ ओनली 2। तो इस तरह से आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते पॉपुलेशन के मीन को सिर्फ 2 सैंपल साइज, इतने छोटे सैंपल साइज के साथ। एंड द सैंपल मीन में हैव ग्रेट वेरिएशन, और जो सैंपल का मीन होगा उसके अंदर कहीं ज़्यादा वेरिएशन, कहीं ग्रेट वेरिएशन आपको नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि आपने 100 वुमेन के 100 पॉपुलेशन के सैंपल में से ओनली 2 वुमेन को सिलेक्ट किया है जिनकी मीन वैल्यू 12 आ रही थी, तो प्रोबेबली या तो तमाम औरतों का ब्लड लेवल जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल 12 ग्राम होना चाहिए, या फिर अगर 10 से 14 के दरमियान है उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर, तो फिर इसका मतलब है कि जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है वो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसके अलावा जो मीन वैल्यू है उसके इर्द गिर्द आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन नज़र आएगी, जो कि 10 के भी क्लोज हो सकती है और वो 14 के भी क्लोज हो सकती है। हाँ, अगर आप सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं 20 तक, तो इट मे अकोमोडेट द वेरिएशन एंड द सैंपल मीन में बी क्लोज टू 12, और इस तरह से जो सैंपल का मीन होगा वो 12 के क्लोज हो सकता है। दैट इज पॉपुलेशन मीन एज इफेक्ट ऑफ सम ऑफ द हाई वैल्यूज विल बी कैंसल्ड बाय द लोअर वैल्यूज एंड दस वी मे गेट अ सैंपल मीन क्वाइट क्लोजर टू पॉपुलेशन मीन। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, क्योंकि लोअर वैल्यूज़ भी कट हो जाएंगी हाई वैल्यूज़ से, जितनी हाई वैल्यूज़ की तरफ जा रही होंगी, यानी कि जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ 14 की तरफ जा रही होंगी और जो वैल्यूज़ 10 की तरफ जा रही होंगी, हायर वैल्यूज़ और लोअर वैल्यूज़ एक दूसरे को कट कर देंगी, तो फिर वी विल गेट अ चांस प्रोबेबली कि हमारा जो मीन हो जो हमारा वो 12 और वो टोटल पॉपुलेशन मीन को शो कर रहा हो। अगर इफ द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन फर्दर इंक्रीजेज विद द वैल्यू ऑफ 6 ग्राम टू 18 ग्राम, हाँ अगर वेरिएशन बढ़ जाती है 6 ग्राम से 18 ग्राम के दरमियान अमंग द वुमेन, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फॉर द सैंपल मीन? देन फिर आप सैंपल मीन क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर लोअर वैल्यू 6 ग्राम हो जाती है और हायर वैल्यू 18 ग्राम हो जाती है, विद द गिवन सैंपल साइज विल सैंपल मीन क्लोज टू द पॉपुलेशन मीन और नॉट? जो सैंपल साइज हमने सेलेक्ट किया है यानी कि 20 का, और पिछले केस में जैसे कि 2 को सिलेक्ट किया है, तो आपको क्या लगता है कि वो सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के करीब के होगा? यानी कि अगर सैंपल का मीन 12 आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो क्या वो पूरी पॉपुलेशन के मीन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इट विल हैव ग्रेट वेरिएशन, तो डेफिनेटली वेरिएशन बहुत ज़्यादा होंगी। इफ़ वी इंक्रीज द सैंपल साइज फ्रॉम 20 to 60 फॉर दिस पॉपुलेशन ऑफ 100 वुमेन विल द सैंपल मीन क्लोज टू द पॉपुलेशन मीन? अगर हम सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं 20 से 60 कर देते हैं 100 वुमेन की पॉपुलेशन के लिए, तो क्या आपको लगता है कि जो सैंपल मीन है वो करीब करीब होगा पॉपुलेशन मीन के? यस, बिकॉज बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, इसकी वजह ये कि जितना ज़्यादा आप सैंपल साइज बढ़ा देंगे तो उतना ज़्यादा सैंपल का जो मीन आएगा वो पॉपुलेशन मीन के करीब करीब होगा डेफिनेटली। अगर वी मेजर द वेरिएशन इन द डेटा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो लार्जर विल बी द वेरिएशन ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम मीन, मोर विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएशन को हम नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएशन से यहाँ से मुराद ये है कि जो भी आपका फॉर एग्जांपल मीन आ रहा है वो 12 आ रहा है और मीन के इर्द गिर्द के आपकी वैल्यूज़ जो है वो पॉपुलेशन की कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है, 12 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, लेकिन आपका मीन है वो 12 आ रहा है और उसके इर्द गिर्द या तो सो लार्जर विल बी द वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। अगर इंडिविजुअल वैल्यू के साथ अगर हम मीन को कैलकुलेट करेंगे और हमें वेरिएशन ज़्यादा नज़र आ रहा है तो मोर वुड बी द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा होगा। अगर मीन वैल्यू के साथ सिंगल पर्सन का या इंडिविजुअल की हेमोग्लोबिन वैल्यू की कम
और सॉरी ज़्यादा होगा। अगर वी मे से दैट द मोर द स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, फादर वुड बी आवर सैम्पल मीन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा हमारा सैम्पल मीन की जो वैल्यू है वो पॉपुलेशन मीन से दूर होगी। एंड डिफ़िकल्ट वुड बी इंटरप्रेटेड अबाउट द पॉपुलेशन मीन, और इससे पॉपुलेशन के मीन का इंटरप्रेट करना या अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। एज अ वेरिएशन इज़ इनहेरेंट इन पॉपुलेशन वी कैन नॉट चेंज दिस, और क्योंकि वेरिएशन जो है वो इनहेरेंट होता है पॉपुलेशन को, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। हाउएवर वी कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को, इस इशू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं सैम्पल साइज बढ़ा के। जितना ज़्यादा सैम्पल साइज होगा वेरिएशन उतना कम होता जाएगा फ्रॉम पॉपुलेशन मीन। जो सैम्पल मीन का, जो सैम्पल का जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन के, सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वेरिएशन कम होती जाएगी। इसकी वजह ये है क्योंकि आप सैम्पल साइज बढ़ा रहे हो। So this relationship of standard deviation or sample size affects our generalized or the sample results to the population mean. This provides us the information that how much away would be our sample mean from population mean and combined together are known as standard error. ये आपका standard error कहलाता है। जितना ज़्यादा आपका पॉपुलेशन मीन, और अगर हम पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन के दरमियान जो डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड मीन के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड एरर कहला रहा होता है। तो स्टैंडर्ड एरर को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे डिवाइड करके सैम्पल साइज से, और स्टैंडर्ड एरर को हम शो करते हैं एस से, एस डी से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करते हैं, और सैम्पल साइज को एन से शो करते हैं, और यहाँ पे जो आपको सैम्पल साइज लेना है वो √n लेना है। हाउ टू डिटरमाइन दिस एक्सटेंट, द एक्सटेंट टू विच द सैम्पल प्रेजेंट्स द पॉपुलेशन एज अ होल। हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो आपका सैम्पल साइज है वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रहा है एज अ होल। उसके अंदर आप ये कर सकते हैं टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट अ पर्टिकुलर सैम्पल वैल्यू डेविएट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन वैल्यू। हम किस तरह से हम ये इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं, वो एक्सटेंट, वो लेवल मालूम कर सकते हैं जो कि बेसिकली जो हमारा पर्टिकुलर सैम्पल वैल्यू है वो डेविएट कर रहा है पॉपुलेशन वैल्यू से। A range or an interval around the sample value can be worked out which will most probably contain the population value। तो सैम्पल वैल्यू के अंदर जो कि बेसिकली रेंज है या इंटरवल है, सैम्पल वैल्यू का जो इंटरवल है या सैम्पल वैल्यू की जो रेंज है वो बेसिकली जो है वो विल बी वर्कआउट विच विल मोस्ट प्रोबेबली, जो कि पॉपुलेशन वैल्यू को इट माइट बी कंटेनिंग द पॉपुलेशन वैल्यू। जो आपके सैम्पल वैल्यू के जो इंटरवल्स हैं उनके दरमियान जो चीज़ें हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन वैल्यू कहीं ना कहीं उनके दरमियान फॉल करती है। दिस रेंज और इंटरवल इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल, और इसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ द रेंज और इंटरवल ऑफ वैल्यूज़। ये बेसिकली क्या है? एक रेंज है या वैल्यूज़ के दरमियान इंटरवल है विच मोस्ट लाइकली इनकम्पोजेस द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू। जो बेसिकली सैम्पल वैल्यू के अंदर जो इंटरवल्स हैं या जो सैम्पल वैल्यू की रेंज है उस बेसिकली वो हो सकता है कि वो ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू को कवर कर रही हो। द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ दिस इंटरवल आर टर्म्ड एज कॉन्फिडेंस लिमिट। और इस गैप की या इस लोअर वैल्यूज़ की या अपर वैल्यू की जो लिमिट है वो आपकी कहलाती है कॉन्फिडेंस लिमिट्स। द कैलकुलेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल टेक्स इनटू अकाउंट द स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर को यूज़ करते हुए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को मालूम कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड एरर गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ द डिग्री टू विच द सैम्पल मीन वेरीज फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड एरर है वो आपको एक एस्टिमेट देता है जो ये बताता है कि सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन आपस में कितना वेरी कर रहे हैं या कितनी वेरिएशन है। इट इज़ कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसे कंप्यूट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर एंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ अ मीन। नेक्स्ट हम आते हैं द स्टैंडर्ड एरर फॉर द मीन इज कैलकुलेटेड। स्टैंडर्ड एरर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? मीन इज फॉर द मीन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सैम्पल साइज। इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को एरर को कैलकुलेट करने के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं सैम्पल साइज से।
अंडर स्क्वायर रूट ऑफ सैम्पल साइज, और आप ये कह सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सैम्पल साइज को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. इट कैन बी अज्यूम्ड फॉर अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू वेरिएबल that approximately 95% of all sample means lie within two standards errors of the population mean. हम ये assume कर सकते हैं कि approximately 90 to 5% जो sample mean है वो lie कर रहा है standard errors में, population mean के जो standard errors है उसके अंदर lie कर रहा हूँ. 95% confidence interval when describing variable statistically you usually present the calculated सैम्पल मीन प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर्स. इसके अंदर हम ये बताया जा रहा है कि फार्मूला किस तरह से यूज़ होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल का. व्हेन डिस्क्राइबिंग वेरिएबल स्टैटिस्टिकली यू यूजुअली प्रेजेंट द कैलकुलेटेड सैम्पल मीन प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर. प्लस या माइनस किया जाता है स्टैंडर्ड एरर को 2 स्टैंडर्ड एरर को, और दिस इज देन कॉल्ड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. इसको जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके. इट मीन्स दैट यू आर अबाउट 95% सर्टेन दैट द पॉपुलेशन मीन इज़ विद इन दिस इंटरनल. इसका मतलब ये होता है कि आपका 95% जो है आप श्योर होते हो कि आपका जो पॉपुलेशन मीन है वो इसी इंटरवल के अंदर फॉल कर रहा है, यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर. नोट दैट द लार्जर द सैम्पल साइज, जितना ज़्यादा सैम्पल साइज होगा स्टैंडर्ड एरर उतना ही कम होगा. ये हम पहले भी डिस्कस कर सकें, क्योंकि जब आप सैम्पल साइज बढ़ाते चले जाएंगे तो एरर के चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि जो आपका सैम्पल है वो बेसिकली आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और स्टैंडर्ड एरर बेसिकली पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन के दरमियान डिफरेंस को शो कर रहा होता है, या डिफरेंस को शो कर रहा होता है. तो अगर आपका जितना ज़्यादा सैम्पल साइज बढ़ेगा तो आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा, क्योंकि तकरीबन पॉपुलेशन जो है वो आपकी सैम्पल में कवर हो रही है. एंड नैरोड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर कम होगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी उतना ही कम हो जाएगा. Thus, the advantage of having a larger sample size is that the sample will be better estimate of the population mean. It's very clear कि जितना ज़्यादा आपका सैम्पल साइज होगा तो जो आपका सैम्पल मीन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. A study was conducted on 100 individual to find out about 95% confidence interval मालूम करने के लिए हमने एक स्टडी कंडक्ट की 100 इंडिविजुअल के अंदर फॉर द पॉपुलेशन मीन हीमोग्लोबिन मालूम करने के लिए. वाई द स्टैंडर्ड डेविएशन वो 2 था और सैम्पल मीन जो है वो 12 ग्राम था. अगर हम इसका एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन द स्लाइड. जस्ट वेट, हम इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम. वेट कीजिएगा, मैं थोड़ी बार इसे दोबारा से प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. नेशनल काउंसिल फॉर तिब के इस फोरम से मैं डॉक्टर मोहम्मद रियाजुर रहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मुखातिब हूँ. मैं इस प्रोग्राम की वसातत से नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्रेसिडेंट हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी और कोऑर्डिनेटर हकीम जुल्फ़कार अली मलिक साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये एक प्रोग्राम शुरू किया और माशाल्लाह मुसलसल मेहनत कर रहे हैं इसकी तरक्की के लिए और इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए. हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो तिब की प्रोफेशनल प्रैक्टिस है
उसके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही मुफीद साबित होगा और तिब जो है अपनी तरक्की की मनाजिल मज़ीद तय करेगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड एरर और कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, सीखेंगे। मुख्तसरन हम लोग जो क्लिनिकल रिसर्च कर रहे होते हैं या कम्युनिटी हेल्थ सर्वे कर रहे होते हैं, तो उसमें देखना ये होता है कि हमारा जो तहकीकी मौजू है उसके मुतालिक हमने जो डाटा इकट्ठा किया है, जो मालूमात इकट्ठी की हैं, वो मालूमात किस कदर ठीक हैं, क्या वो उस सैंपल को और उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही, क्या वो हकीकी तौर पर उसकी नुमाइंदगी करती हैं, किस कदर उसमें सच्चाई मौजूद है और हम उसको कैसे पैमाइश कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकली इसके लिए इस्तिलाह है स्टैंडर्ड एरर, और उसकी सच्चाई के बारे में हम किस कदर अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके बारे में है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हम इन इस्तिलाहात को अगली स्लाइड्स में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं या इस चीज़ को समझते हैं कि डाटा एनालिसिस जब हो रहा होता है तो उसमें एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। मीन्स के हमारा जो डाटा है और हम उसकी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी ये सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए, और जिस कदर हम एक्यूरेसी का ख्याल रखेंगे उस कदर हमारे नताइज बेहतर आएंगे, और उन बेहतर नताइज की बुनियाद पर कोई भी इकदाम उठाना होगा तो वो भी सही उठाया जाएगा, और उसके लिए जितने भी वसाइल का इस्तेमाल होगा वो भी मुनासिब होगा। गैर ज़रूरी वसाइल नहीं झोंके जाएंगे, और उसके लिए जो सही तौर पर एक हल होगा या सलूशन होगा वो भी इम्प्लीमेंट हो सकेगा, और उस रिसर्च के जो नताइज हैं वो मुस्बत ज़ाहिर होंगे, और उससे एक बेहतर इकदाम होने की सूरत में कम्युनिटी को फ़ायदा हासिल होगा। हेल्थ इशू के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसको अपना मौजू बनाते हैं, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट करना या उनको चेक करना, उनका सर्वे करना, उनके इंटरव्यू करना ज़मीनी हक़ाइक़ की रूह से आम तौर पर मुमकिन नहीं होता। तो उसके लिए स्टैटिस्टिकली हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग का तरीका, वो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों को अडाप्ट करते हुए कुछ लोगों की सैम्पलिंग करते हैं, कुछ लोगों से इंटरव्यू करते हैं या उनके सैम्पल कलेक्ट करते हैं, और फिर हम उनको उनके ऊपर स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करते हैं, और फिर हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा सैंपल है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मज़ीद फिर हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करके उसकी एक्यूरेसी और उसकी जो नुमाइंदगी है उसके बारे में भी नताइज अख़ज़ करते हैं। जब कोई तहकीक की जाती है तो उसमें ये देखा जा रहा होता है कि जितने भी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उनकी जो वैल्यू है वो एक सैंपल से दूसरे सैंपल तक और बाहमी तौर पर किस कदर उसमें तज़ाद पाया जाता है या किस कदर मुश्तरक हैं। ये जो बाहमी वैल्यूज़ का तज़ाद है या वैल्यू टू वैल्यू डिफरेंस है, ये एक दूसरे से किस कदर दूर है, इस दूरी को जानने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। और फिर जो एक सैंपल कलेक्ट किया गया है उस सैंपल का पूरी पॉपुलेशन के साथ क्या रिलेशन है, उसके लिए जो टर्म या इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को देखते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी हम जो तहकीक में या रिसर्च में डाटा कलेक्ट करते हैं उस डाटा में किस कदर वेरिएशन पाई जाती है या तज़ाद पाया जाता है, उसको पैमाइश करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और इससे नताइज कैसे अख़ज़ करेंगे। इस स्लाइड में स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला दिया गया है और कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें सिंपली ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट की होगी उसको हम डिवाइड करते हैं जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके स्क्वायर रूट पर। जो भी हमें आंसर मिलता है वो स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, और हम इसको अगली स्लाइड में एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में
जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं वो 50 हैं और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हुआ है वो आता है 10। और जब हम फार्मूला पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 1.414 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जिस कदर कम होगा उतनी एक्यूरेसी बेहतर होगी और जिस कदर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ज़्यादा आ रहा होगा उस कदर एक्यूरेसी जो है वो कम होगी। यहाँ पर 1.414 का मतलब है कि 1.5 तकरीबन डिफरेंस है। जो भी हकीकी कैलकुलेशन होगी या हकीकी मीन होगा या आबादी का या उस तहकीक का या सैंपल की रीडिंग होगी, उससे हम कह सकते हैं कि तकरीबन 1.5 प्लस या माइनस के दरमियान जो है रीडिंग्स आएंगी। हम अगर उसकी एग्जैक्ट आल पॉपुलेशन का या आल डाटा की रीडिंग लें और फिर उसका मीन निकालें तो ये जो वेरिएशन का लेवल है वो यही है कि जो मीन है उससे 1.5 प्लस या 1.5 माइनस ऊपर नीचे की रीडिंग आएगी। इस स्लाइड में एक सवाल पैदा होता है, उसकी वजाहत की गई है कि हम जो तहकीक कर रहे हैं उसमें हमारा जो सैंपल है या हमने जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उनका जो एक एग्रीगेट मीन आता है, तो क्या वो पूरी आबादी की, पूरी पॉपुलेशन की या पूरे डाटा की रिप्रेजेंटेशन है। तो उसके लिए एक टर्म है कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और फिर आखिर में कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट होता है। उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारी जो तहकीक हुई है या रिसर्च हुई है वो सैंपल की बुनियाद पर हुई है, सैंपल के बेस पर हुई है और वो जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को सही तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है या नहीं कर रहा। इस चीज़ को, इस इस्तिलाह को या इस टर्म को कैलकुलेट करके हम इसकी रीडिंग से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी तहकीक किस कदर नुमाइंदगी कर रही है। यहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए गुज़श्ता मिसाल को मज़ीद आगे बढ़ाया गया है, जिसमें जो है 50 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन आता है वो 75 है और इसको 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर कैलकुलेट किया गया है और 1.414 अगर इसका स्टैंडर्ड एरर हो तो 2 पॉइंट सम इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट होता है, जिसका फार्मूला पिछली स्लाइड में दिया गया है और यहाँ पर उसको कैलकुलेट भी किया गया है। तो यहाँ जो इसका मतलब निकलता है वो ये है कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं, हमारे अंदर ये एतमाद मौजूद है इस कैलकुलेशन से कि अगर हम यही रिसर्च दोबारा करें तो हमारा जो मीन 75 आया है वो 72 से 77 के दरमियान में रहेगा, यानी 2.7 प्लस माइनस रहेगा उस मीन से। तो हमें इस कैलकुलेशन से ये एतमाद हासिल होता है कि हमने जो रिसर्च की है वो रिसर्च तकरीबन सही है और उसमें जो एक एक्सपेक्टेशन है उसमें जो रिसर्च में प्लस माइनस होने की वो 2.7 है, तकरीबन कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। यानी कि अगर रिसर्च को रिपीट किया जाए तो वैल्यू 2.7 से कम होगी या ज़्यादा हो जाएगी या इसी 72 से 77 के दरमियान रहेगी। अगर एग्जैक्ट 75 नहीं भी आती तो 77 से ऊपर नहीं जाएगी और 72 से नीचे भी नहीं आएगी। तो यहाँ जो टर्म कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट की गई है उसका फ़ायदा यही है कि इससे हमें ये एतमाद हासिल होता है कि हमने जो रिसर्च की है उस रिसर्च में जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है या उसमें जो एहतियात बरती गई है उसके नतीजे में जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, अगर इस रिसर्च को दोबारा भी दोहराया जाए तो वो प्लस माइनस 2.7 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल को डिस्कस किया गया है, जिसकी वजाहत की गई है कि जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम कोई कॉन्फिडेंस लेवल एज्यूम करते हैं। जिस कदर कॉन्फिडेंस लेवल कम एज्यूम किया जाएगा उस कदर कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो रेशियो है, ये जो उसका जो आंसर है वो कम आएगा और एक्यूरेसी बेहतर
हमें नज़र आएगी। तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स हैं जिसको भी अडाप्ट किया जाएगा, उसी हिसाब से कैलकुलेशन में जी स्कोर भी लिया जाएगा, जिससे कैलकुलेशन की जाएगी। और इसकी वजाहत भी करनी होती है कि हमने किस कॉन्फिडेंस लेवल को अडाप्ट किया है इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करते हुए। यहाँ इस स्लाइड में ये वजाहत की गई है कि अगर किसी रिसर्च को दोबारा रिपीट किया जाता है तो उसके नताइज वो नहीं आते जो कि पहले आए थे। तो उसमें ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अगर तब्दील हों तो नताइज पर उसका असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर यहाँ सैम्पल साइज़ है, अगर सैम्पल साइज़ पहले 50 लिया गया है और अब 100, 200 या 300 लिया जा रहा है तो उससे स्टैंडर्ड एरर भी कम आएगा और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कम आएगा, नैरो होगा। तो इसलिए सैम्पल साइज़ जो है ये भी इफ़ेक्ट करता है हमारे नताइज के ऊपर। और उसके बाद सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी जितनी कम आएगी उतना कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो आएगा, उससे कोई नताइज में फ़र्क पड़ेगा। और तीसरा फैक्टर भी बिल्कुल यही नताइज देता है। तो इसके लिए ये बातें जहन में रहनी चाहिए कि जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं और उस रिसर्च का सेम मेथडोलॉजी की दूसरी रिसर्च के साथ नताइज में फ़र्क आ रहा होता है तो हमें जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनको भी गौर से देखना चाहिए कि उनकी वजह से उनके नताइज में जो फ़र्क आता है वो भी हो सकता है इस फ़र्क की वजह। स्टैटिस्टिक्स की जो इस्तिलाहात हमने पिछले स्लाइड्स में समझी हैं उनकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ़ फील्ड्स में होती है। उनमें मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिकल रिसर्च है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस है और एजुकेशनल आउटपुट्स हैं। उसको इन्वायरमेंटल स्टडी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्राइसिंग में और मार्केट इकोनॉमिक सर्वे में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर पोल्स हो रहे हों और पोलिंग हो रही हो तो उसके नताइज के ऊपर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। और सबसे अहम कि आप इस बुनियाद पर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि ये जो नताइज हैं इनका आने वाले फैक्टर्स के हिसाब से अगर सेम फैक्टर्स हों तो क्या नतीजा निकल सकता है और फोरकास्टिंग इसकी क्या हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इन इस्तिलाहात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी और हम इनकी अहमियत को समझेंगे और इसको अपनी क्लिनिकल रिसर्च में भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें बेहतर नताइज हासिल होंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर स्टैटिस्टिकली आप अपने क्लिनिकल डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उससे आपको अपनी इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात के असरात का बेहतर से बेहतर नतीजा हासिल हो रहा होता है और आप उसको स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट करने के काबिल होते हैं। तो इस तरह आप दुनिया को साइंस की ज़ुबान में अपनी बात समझा सकते हैं और उसका एक बहुत अच्छा नतीजा सामने आएगा जो कि तिब की तरक्की में बहुत ही कारआमद साबित होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum students. My name is Dr. Faryal Rao and today I am going to give you a presentation on normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और किस तरह से हम इसे प्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, एक स्मॉल सी डेफिनेशन अगर हम आपके सामने रखें तो कंटिन्यूस थियोरेटिकल सिमेट्रिकल यूनिमॉडल बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनफाइनाइट रेंज। एक रेंज जो कि एक इनफाइनाइट रेंज होगी, इस इनफाइनाइट रेंज को जब आप डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो इसके अंदर जब आप इस डेटा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूस और थियोरेटिकल और सिमेट्रिकल, जिसमें सिमेट्री भी हो, कंटिन्यूस भी हो और यूनिट मॉडल हो, और इसका जो शेप आता है वो बेल शेप्ड आता है, बेल की तरह का इसका शेप होता है, इसलिए हम इसे बेल शेप्ड भी कहते हैं। और इसे बेसिकली ये इनफाइनाइट रेंज का जो डेटा होता है उसको जो है वो उसकी एक थियोरेटिकल एक सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। इसकी फर्दर अगर हम एक थोड़ी सी डिटेल डेफिनेशन की तरफ जाएं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं
or according to the definition, normal distribution, also known as Gaussian distribution, is a probability distribution that is symmetric about the mean. जब आप बहुत सारी वैल्यूज़ का या जब बहुत सारी चीज़ों का मीन ले लेते हैं तो जो मीन वैल्यू आपकी आती है, फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है 10 स्टूडेंट्स का, उनके डिफरेंट एजेस हैं, लेकिन उन तमाम 10 स्टूडेंट्स की एज का जो मीन आएगा, उस मीन के इर्द गिर्द का जो डेटा होता है वो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, सिमेट्रिकल डेटा। शोइंग दैट द डेटा नियर द मीन, ये दिखाता है कि जो डेटा नियर द मीन है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है इन अकेरेंस, यानी कि वो डेटा जो कि मीन डेटा, फॉर एग्जांपल जो भी आपका मीन है उस डेटा को जब आप देखते हैं तो शोइंग दैट द डेटा नियर द मीन वैल्यू के गिर्द जो डेटा होगा वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा बानिस्बतन उस डेटा के जो कि दूर होगा मीन वैल्यू से। जितना ज़्यादा डेटा मीन वैल्यू से दूर होता जाएगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी, और मीन डेटा के करीब जितना डेटा होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। क्योंकि इस तरह के डेटा को हम बेल शेप बन जाता है, इसलिए इसे हम बेल कर्व भी कहते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, अगर आप एक पिक्चर्स देखें जो आपके सामने मौजूद है, जो कि प्रेजेंट कर रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गैशियन डिस्ट्रीब्यूशन को। पिक्चर के अंदर आपके पास 3 चीज़ें मौजूद हैं, एक शो कर रही है 65% को, एक 95% को, एक 99.7% को। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर जो नॉर्मली वैल्यू है वो मीन वैल्यू के करीब जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, या मीन वैल्यू के करीब वैल्यू ज़्यादा, मतलब यानी कि ज़्यादा डेटा जो है वो इंटेंस होता है। लाइक अगर आप फिगर के अंदर देखें तो 0 आपकी मिडिल वैल्यू है, उसके दोनों साइड -1 +1 है, -2 +2 है, -3 और +3 है। 0 इज शोइंग एक्चुअली योर मीन वैल्यू। 8% ऑफ ऑल वैल्यूज आर विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं मीन्स के बारे में, मीडियन के बारे में, मॉड के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में और वेरिएंस के बारे में। डेविएशन विच शोज़ के थोड़ी बहुत डेविएशन, जो कि नाम से ही रिप्रेजेंट होता है कि डेविएशन को शो कर रहा है। जो 68% वैल्यूज़ आती हैं वो आर विद इन 1% स्टैंडर्ड डेविएशन होती हैं, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर होती हैं 68% वैल्यू, यानी कि वो मीन के करीब होती हैं, और जो डेविएशन होती है वो तकरीबन 1 होती है। जबकि 95% डेटा जो होता है, 95% ऑफ ऑल द वैल्यूज़ आर विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। जो बाकी आपका अगर आप डेटा देखें तो 95% जो आपका डेटा है वो जाता है +2 स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ या -2 स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ मीन वैल्यू से। जबकि 99.7 डेटा जो है, तमाम वैल्यूज़ का 99.7% जो डेटा है वो विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर होता है, या तो -3 होगा या +3 होगा। पीक जो आपको नज़र आ रही है डेटा की तीनों के अंदर, बेसिकली वो पीक जो है वो शो कर रही होती है कि कितना ज़्यादा डेटा जो है वो सेंट्रल वैल्यू के करीब है। अगर आपके पास एक फिगर है यहाँ पे, अगर आप देखें, हमने कुछ डेटा पहले डिस्कस किया था उसी के हवाले से। जो सेंट्रल आपको नज़र आ रहा है x माइनस जिसमें वैल्यू है 34.13, वहाँ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कहलाएगा 1 SD। उधर जो वैल्यू फॉल कर रही है वो 68.27 है। x - 2 SD और x + 1 SD, यहाँ पे आपकी वैल्यू फॉल कर रही है 94.45%, जबकि 99.73% डेटा को इस तरह से दूर से दिखा रहा होता है कि आपका डेटा कितना ज़्यादा दूर जाता जा रहा है। जिसके अंदर अगर आप ये देख रहे हैं जो पार्ट रेड हो रहा है इसके अंदर, बेसिकली वो पार्ट आपका ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन या तो इस तरफ हो सकता है नेगेटिव की तरफ या फिर पॉजिटिव की तरफ, और ये जो डेटा है आपका 68.75 कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में 68.27% वो नेगेटिव की तरफ भी हो सकता है और पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम दूसरे पार्ट का दिखा रहे हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन तकरीबन 95.45 केसेस में स्टैंडर्ड डेविएशन x + 1 SD हो सकता है।
या x-2SD हो सकता है। थर्ड के अंदर यानी कि आपको पूरा पार्ट दिखाया गया है जो कि कवर कर रहा है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को और आपके 95.45 डेटा को, जबकि अब इस वैल्यू के अंदर जो आपको नज़र आ रही है वो आपका लास्ट वाला पार्ट है 99.73%। इतना वैल्यू जो है वो डेटा आपका वो कर रहा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशंस कहाँ होती हैं? यूजिंग द डेटा। फॉर एग्जांपल हम अपने डेटा को एक एग्जांपल को यूज़ करते हैं जिसमें मीन हमारे पास है 4, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 1.2 है। अब इनका हम जब प्लॉटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन नॉर्मल कर्व, जब हम नॉर्मल कर्व पर प्लॉट करते हैं डेटा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड के अंदर हमारा मीन 4 है जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 है। तो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आपका मीन, आपका जो 4 मीन है उसमें से जब स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 प्लस करते हैं 1.2 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर 1.2 को प्लस करेंगे तो 5.1 आंसर आएगा। फर्दर उसमें प्लस करेंगे तो 6.4 आएगा, जबकि माइनस करेंगे तो 2.8 एंड 1.6 एंड फर्दर ऑन। तो आपका मीन के बाद जो वैल्यू सबसे ज़्यादा जो आपका मीन जो वैल्यू है वो 4 है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस की तरफ जाता है तो आपके ज़्यादातर वैल्यूज़ 2.8 की तरफ जाएगा। 99% डेटा जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, अगर आप एग्जांपल लें कि एक स्टडी कंडक्ट की गई हीमोग्लोबिन के लेवल के ऊपर अमंग द वुमेन के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है, तो जो मीन हीमोग्लोबिन आया, फॉर एग्जांपल हमने 50 औरतों को ले लिया या 10 औरतों को ले लिया, उन सब के हीमोग्लोबिन किसी का 12 है, किसी का 11 है, किसी का 10 है, किसी का 9 है, किसी का 12 है, फिर अगेन 11 है। तो उन तमाम औरतों का जब आपने हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया और उसका जो मीन आया वो आपके पास आया 12 ग्राम, जिसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 ग्राम है और कट ऑफ वैल्यू फॉर द एनीमिया इज 10 ग्राम। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन 100,000 की है तो आप कितने, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट इन द पॉपुलेशन, हाउ मेनी एनीमिक केसेस विल यू एक्सपेक्ट इन अ पॉपुलेशन, जिसमें हमें ये बता दिया गया है कि मीन हमारा 12 ग्राम है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 2 ग्राम है और कट ऑफ वैल्यू ऑफ एनीमिया हमारे पास 10 ग्राम है और जो टोटल पॉपुलेशन है वो 100,000 यानी कि 1 लाख पीपल है। क्योंकि हमारा मीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू वाले साइन से 12 ग्राम और 2 ग्राम हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन आपके सामने मौजूद है। कट ऑफ 10 ग्राम और टोटल पॉपुलेशन जिसे हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 100,000 है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि आपका जो आपका मीन था वो 12 था और कट ऑफ डायग्राम जो है वो जो आपका मीन था वो 12 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 था, तो इसलिए 10 से -2 स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ वैल्यूज़ 8 आएंगी और 6, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। अगर हम रिजल्ट को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 इंडिविजुअल हमने लिए हैं उनमें से 16 जो है वो एनीमिक होंगे, उसमें से 16 हमारे पास क्या होंगे, एनीमिक होंगे। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की देखें हमारा मीन जो है वो 12 था, +2 14, और देन अगर +2 करते हैं तो 16 होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि हमारा 2 था और 2 पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 16 है, तो 12 + 4 = 16। तो हमारे टोटल पॉपुलेशन के अगर हमने इंडिविजुअल्स लिए 100 ले लिए, 100,000 में से हमने 100 इंडिविजुअल ले लिए और उनमें से अगर 16 लोगों को एनीमिया है तो 100,000 में से 16,000 की पॉपुलेशन को एनीमिया पॉसिबल है। हाउएवर इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को 0.5 कर दिया जाए तो कितने एनीमिक केसेस जो है वो हम इसी पॉपुलेशन में करते हैं। तो मीन तो आपको वही अगेन 12 ग्राम है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 ग्राम है और कट ऑफ वैल्यू अगेन 10 ग्राम है। यहाँ जो बात आ रही है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की आ रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने चेंज किया, बाकी सब चीज़ें सेम। तो अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपकी मीन था वो 12 है, उसके बराबर में 12.5 का मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 0.5 है। 2 वैल्यू पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 13 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पे आपके वैल्यू, और अगर एरिया अंडर कर्व बियॉन्ड 4, अगर जो एरिया अंडर कर्व है बियॉन्ड 4 से अगर हम पीछे चले आते हैं तो आपका एरिया जो नज़र आएगा वो 0 पॉइंट आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, यानी कि 0.001 होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 आउट ऑफ 10,000 की पॉपुलेशन में से आउटसाइड द लिमिट एंड हाफ विल बी ऑन एनीमिक साइड, तो 0.5 आउट ऑफ 10,000 वुड बी एनीमिक। तो इस तरह से 5 लोग जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें एनीमिया होगा।
मैनी नेचुरली अकरिंग फिनोमेना अपीयर टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे नॉर्मल फिनोमेना हैं जैसा हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होते हैं वो। लाइक आपने एक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स की हाइट हो गई, एवरेज हाइट फाउंडली रफ 175। किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन लाइक पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर हमें पता है कि लोगों की टोटल हाइट कितनी होती है, नॉर्मल यूजुअली हाइट क्या होती है। और बहुत कम ऐसे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें या तो हाइट बहुत ज़्यादा होती है या फिर हाइट बहुत कम होती है। तो जो एवरेज एक हाइट कहलाती है पाकिस्तानी मर्दों की वो एक पर्टिकुलर हाइट है। इसी तरह से पाकिस्तानी औरतों की जो एक पर्टिकुलर हाइट है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एवरेज हाइट हर वुमेन की होती है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं और मीन वैल्यू की गिर्द ही वो घूम रही होती है नॉर्मल। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें हाइट या तो बहुत ज़्यादा होती है कम होती है। इसी तरह से हम वज़न की बात करें, इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्शन की बात करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक ही, अगर फॉर एग्जांपल एक क्लास 1 है उसके अगर मैं तमाम स्टूडेंट्स को ले लूँ और उन सब की एजेस देखूँ तो उन सब की एज एक मीन वैल्यू के गिर्द घूम रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 1 के स्टूडेंट्स की ज़्यादातर एज 7 या 8 होगी, या अगर कुछ केसेस के अंदर कुछ रेंज से बाहर चले आते हैं तो 9 या फिर 6 होगी। लेकिन अगेन वो जो एजेस होंगी 9 और 6 वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मीन वैल्यू, जो आपकी मीन वैल्यू अगर 7 है तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़रा सा होगा 8 तो वो आपका +1 स्टैंडर्ड डेविएशन कहेगा, और उससे जो कम हो सकता है वो 6 वो -1। इसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर एज होंगी, नॉर्मली जो आपको एज नज़र आएगी वो 7 नज़र आएगी। क्लास 2 की अगर एजेस अलग होंगी, 3 की अलग होंगी, 4 की अलग होंगी। इस तरह से क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट की अगर एज 16 साल है, मीन वैल्यू अगर 16 है तो उसके आगे पीछे जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ एज नज़र आएंगी या तो -1 होंगी या +1 होंगी। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि +2 पे भी चले आते हैं और -2 पे भी चले आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन एज की गिर्द ही ज़्यादातर एजेस होती हैं। एज अ चार्ट बिलो शो मोस्ट पीपल कन्फर्म टू दैट एवरेज। इसमें हम अभी आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि मोस्ट पीपल कन्फर्म टू डेट एवरेज मीन वाइल टॉलर एंड शॉर्टर पीपल एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि मीन वैल्यू की गिर्द ही लोगों की जो हाइट हो, लेकिन टॉलर और शॉर्टर पीपल भी एग्जिस्ट करते हैं विद डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन। लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। अगर 10,000 लोगों की हाइट फॉर एग्जाम्पल 154 सेंटीमीटर है तो 200 लोगों की, 300 लोगों की, 400 लोगों की या 1000 लोगों की हाइट जो है वो 150 होगी या 180 होगी या 160 होगी। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर मीन के गिर्द एज हाइट मौजूद होगी। बट विद डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, चाहे वो हाइट बढ़ रही हो या ज़्यादा हो रही हो, लेकिन मीन वैल्यू से फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। According to empirical rule, 99.7% of all people will fall with ±3 standard, यानी कि 99% 7 ± स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 3, इसके अंदर टोटल आपकी 99.7 पॉपुलेशन फॉल करती है ऑफ द मीन और बिटवीन 154 सेंटीमीटर 5 इंच और 196 सेंटीमीटर 6 × 5 इंच। दोज टॉलर एंड शॉर्टर देन दिस वुड बी क्वाइट रेयर। जो इस रेंज के ज़्यादा जा रहे होंगे, कम होंगे या बाहर होंगे, जो कि 99.7 पॉपुलेशन जो है वो आपकी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फॉल करेगी, मीन के इर्द गिर्द के स्टैंडर्ड डेविएशन +3 या -3 के गिर्द फॉल करेगी। अगर वैल्यू इससे ज़्यादा या ज़्यादा टॉल हो जाते हैं लोग 196 सेंटीमीटर या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं लोग 154 सेंटीमीटर से भी शॉर्ट लोग पाए जाते हैं, तो वो केसेस होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस होंगे, यानी कि पॉपुलेशन का 0.15% मैक्सिमम। फिगर देखिए, इस फिगर के अंदर जो आपकी मीन वैल्यू है वो 175 है, यानी कि ज़्यादातर लोगों की हाइट 175 सेंटीमीटर ही होगी, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक 182 माइनस में 168, या फिर 189 161 196 154, यानी कि टोटल अगर एक पॉपुलेशन है जिसका एवरेज 175 सेंटीमीटर है तो उसके अंदर विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ +3 एंड -3 मैक्सिमम वैल्यू जो है 196 सेंटीमीटर जाएगी। दैट द पीपल वुड बी टॉलर टिल द हाइट ऑफ 196 मीटर, दैट people 6 centimeter, that the tallest person will be a height of 196 centimeter or the shortest person will be a height of 154 centimeter. But it's not the case that people will not have height below or
above these ranges, they could have height above than 196 centimeter, that is around 200 centimeter, and maybe have height below 154 centimeter, that is around 150 or below than that, but that part of the population will be very rare, that is only 0.15% of population will fall below or above this value. Otherwise the whole population will be lying between these two values. The highest value will be the 196 centimeter with the standard deviation of +3, and with the mean, whereas the shortest height will be 154 centimeter with a standard deviation of -3, that is the maximum standard deviation. Next, objectives क्या हैं? By the end of this session, students will be able to define normal distribution. आप normal distribution की definition define करेंगे, and definitely you can easily define what basically is normal distribution. Basically, if I say in a simple words, the normal distribution is basically the symmetry of value around the mean value. The value that is falling around the mean value and the frequency will be higher around the mean value or near to the mean value, and as the it will goes far from the mean value, its frequency will be decreases, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल से भी देखा. इसके बाद डिस्क्राइब एरिया अंडर कर्व, जो कि एरिया अंडर कर्व हमने 3 तरह से डिस्कस किए थे, +-1 डेविएशन के साथ, +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, और +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, जिसके अंदर 66.8 है, 95 है आई थिंक अराउंड, एंड 99% है. नॉर्मल यूज़ का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कई जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करने के लिए, ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने के लिए, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी भी बीमारी की कहना चाहिए कि टू ऑल्सो डायग्नोज दैट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज इन अ पॉपुलेशन, यू कैन ऑल्सो यूज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एज, वेट, BMI, you can use the normal distribution. So these are the example, and you also have to give few other examples that comes in your mind. अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन टू सॉल्व द इशू. आप जैसे प्रैक्टिकली भी किसी एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए आप इसको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. होपफुली थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज अ इजी टॉपिक, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्रोग्राम CPT में तमाम शुरका को खुशामदीद कहते हैं, और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अहमद सलीमी साहब और कोऑर्डिनेटर जनाब जुल्फ़कार अली मलिक साहब की कोशिशों और काविशों को सराहते हैं. और मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब और अपने चेयरमैन जनाब डॉक्टर सुल्तान नियाज़ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज करते हैं और हमारी हेल्प भी करते हैं. आज के इस लेक्चर में हमने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ था स्टैटिस्टिकल टर्म्स को समझने का, उसमें हमने देखना है कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है. और डाटा जो होता है वो 2 किस्म में तकसीम हो जाता है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, यानी नॉर्मल और डेविएटेड फ्रॉम नॉर्मल में. तो आज हम अगले स्लाइड्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा की नॉर्मलिटी क्या होती है. डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा में जो नॉर्मल डाटा होता है उसको कुछ चीज़ों से शो किया जाता है, जिसमें नॉर्मल कर्व होती है, हिस्टोग्राम होती है, या क्यू प्लॉट्स होते हैं. हम अगली स्लाइड्स में ये देखने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा की खसूसियात क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और फिर उसे कैसे टेस्ट किया जाता है और उसको कैसे शो किया जाता है. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा में सिमेट्रिकली बेल शेप्ड कर्व में दोनों तरफ डाटा इक्वल होता है, और इसमें यूजुअली ये देखा जाता है कि इसमें किसी किस्म की कोई स्क्यूनेस ना हो और डाटा जो है वो बेल शेप्ड हो और कर्व इसकी नॉर्मल हो.
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खसूसियात ये हैं कि डाटा जो है वो मीन के अराउंड सिमेट्रिकल होता है, मीन, मॉड और मीडियन तकरीबन एक ही पॉइंट पर होते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला अगर देखा जाए इसका तो 68% डाटा विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और 95% डाटा विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और 99.7% डाटा विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जब हम अपना हर काम स्टैटिस्टिकली कर रहे हैं और मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कुछ चीज़ों को, तो हमारे पास ये भी मेथड होना चाहिए कि डाटा को हम चेक कर सकें कि ये नॉर्मल है या डेविएटेड फ्रॉम नॉर्मल है। तो इसके लिए यकीनी तौर पर 2 तरीके मौजूद हैं, एक विजुअल इंस्पेक्शन है और दूसरा टेस्ट है। टेस्ट अप्लाई करते हैं हम। विजुअल इंस्पेक्शन में हम क्यू प्लॉट्स और हिस्टोग्राम को देखते हैं, जबकि टेस्ट में हम नॉर्मलिटी टेस्ट अप्लाई करते हैं और उसमें शेपिरो-विल्क और कोलमोगोरोव-स्मिर्नोव को देखते हैं कि उसमें सिग्निफिकेंस लेवल क्या है। हम इन चीज़ों को अगली स्लाइड्स में देखते हैं कि इनकी मदद से हम डाटा की नॉर्मलिटी और उसकी डेविएशन का फैसला कैसे करेंगे। यहाँ इस स्लाइड में एग्जाम्पल डाटा सेट दिया गया है जिसमें 2 कॉलम हैं। इसमें हीमोग्लोबिन लेवल को कंपेयर किया गया है किसी एक दवाई के देने और फिर दूसरी दवाई के देने से, या किसी एक डाटा सेट को एज स्टैंडर्ड लिया गया है और दूसरी दवाई को एज टेस्ट ड्रग लिया गया है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रीडिंग्स दी हुई हैं। हम देखते हैं कि ये हमारे पास बतौर डाटा सेट है। अब हमारे पास बारी आती है इनको कंपेयर करने की। कंपेयर करने के लिए हमने टेस्ट अप्लाई करने होते हैं। उससे पहले हमने डाटा की नॉर्मलिटी के बारे में फ़ैसला करना होता है ताकि हम ये देख सकें, जान सकें कि हमारे डाटा के ऊपर जो टेस्ट लगेगा वो क्वालिटेटिव टेस्ट लगेगा या क्वांटिटेटिव टेस्ट लगेगा। यहाँ इस स्लाइड में हमने जो डाटा सेट लिया है एग्जांपल के तौर पर, उसके ऊपर नॉर्मलिटी टेस्ट अप्लाई किया गया है और यहाँ पर 2 किस्म के टेस्टों के रिज़ल्ट सामने हैं हमारे, कोलमोगोरोव-स्मिर्नोव और शेपिरो-विल्क। चूँकि हमारा डाटा जो है वो 50 ऑब्जर्वेशन से कम है, यानी हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो लेस दैन 50 हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम जो टेस्ट रिज़ल्ट कंसिडर करेंगे वो शेपिरो-विल्क का करेंगे। यहाँ इस रिज़ल्ट में शेपिरो-विल्क जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, उसका रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है 0.411। अगर ये 0.05 से कम होता तो फिर हम इसको सिग्निफिकेंट समझते। तो इसलिए ये जो डाटा सेट है ये डेविएटेड नहीं है और नॉर्मल है, नॉर्मल इन डिस्ट्रीब्यूशन है। साइड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो प्लॉट है वो डायगोनल रेफरेंस लाइन है और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो डाटा पॉइंट्स रेफरेंस लाइन के करीब करीब हैं। तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यू प्लॉट है, जबकि उससे अगला जो प्लॉट है वो एक डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मलिटी प्लॉट है। हमारा जो रिज़ल्ट है हमारे डाटा सेट का वो सबसे पहला प्लॉट है जो कि रेफरेंस लाइन के करीब करीब डाटा सेट्स मौजूद हैं। ये एक नॉर्मल टेस्ट का क्यू प्लॉट है। यहाँ इस स्लाइड में हिस्टोग्राम दी गई है जिसके ऊपर अगर बेल ड्रॉ की जाए तो वो भी तकरीबन सिमेट्रिकल बनती है और ये भी शो करता है कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल है। और इसके ऊपर जो भी कंपैरिजन के लिए टेस्ट लगेंगे वो पैरामीट्रिक टेस्ट लगेंगे। डाटा सेट की नॉर्मलिटी का फैसला करने के बाद जब भी कभी कंपैरिजन किया जाएगा किसी 2, 3 या 4 ग्रुप्स को, एक पैरामीटर 2 या मल्टीपल पैरामीटर्स को, विद इन 1 पैरामीटर प्री एंड पोस्ट को, या कोई भी कंपैरिजन होगा, कोई भी तकाबली जायज़ा होगा, तो उसके लिए जो भी टेस्ट हमें डिसाइड करने होंगे वो टेस्ट इस टेबल में दिए हुए हैं। लेफ़्ट हैंड पे जो पहला कॉलम है इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट दिए हुए हैं और अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो फिर राइट हैंड पे दूसरे कॉलम में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दिए हुए हैं जो कि अल्टरनेटिव टेस्ट हैं। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमने किसी भी 2 ग्रुपों के तकाबली जायज़ा के लिए कौन सा टेस्ट डिसाइड करना है, वो पैरामीट्रिक होगा या वो नॉन पैरामीट्रिक होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक था नॉर्मलिटी ऑफ द डाटा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा, तो उसकी अहमियत यही है कि हम उससे ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है अपनी
अपने रिसर्च के तकाबली जायज़े के लिए और नताइज के अख़ज़ करने के लिए। तो ये जो टेबल है इसमें दिए हुए हैं सारे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। जब कभी भी कोई तकाबली जायज़ा करना हो तो यहाँ से हेल्प ली जा सकती है और कंपेयर किया जा सकता है, जिससे अपने नताइज अख़ज़ किए जा सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन के लिए हमें किसी स्टैटिस्टिशियन से भी हेल्प लेनी चाहिए और इसमें इंटरेस्ट शो करना चाहिए। ये जो हमारी ट्रेनिंग या ये जो हमारी लर्निंग है, ये हमें इंशाल्लाह इस काबिल ज़रूर बनाएगी कि हमें ये समझ आएगी कि हमने जो काम करना है और उसकी जो तगोदो करनी है या कोशिश करनी है, उसका रास्ता ये होगा, उसका तरीक़ाकार ये होगा, उससे मुतल्लिक़ लोग ये होंगे जिनसे हेल्प ली जा सकती है। जबकि इससे पहले हमें ये भी नहीं पता होता है कि इस जानिब कोई रास्ता जाता है और हम वहाँ जाकर कौन सा काम कर सकते हैं। तो ज़रूर इस ट्रेनिंग का, इस लर्निंग का, इन लेक्चर्स का फ़ायदा ये होगा कि हमें ये पता होगा कि हम ये काम कर सकते हैं और ये काम हो सकते हैं और इसके नताइज ये हो सकते हैं। इससे तिब की प्रैक्टिस में और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में बहुत फ़ायदा हो सकता है। हम इसको पब्लिश कर सकते हैं, हम इससे नताइज अख़ज़ कर सकते हैं, ड्रग डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं और अपनी दवाओं को एविडेंस बेस बना सकते हैं। हम आप सब लोगों का इस लेक्चर में दिलचस्पी लेने का, गौर से सुनने का और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पुख्ता इरादा करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ अतबाई किराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इस्माइल, रजिस्ट्रार नेशनल काउंसिल फॉर तिब आपसे मुखातिब हूँ और आज हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर तिब के CPD प्रोग्राम के हवाले से। उम्मीद है कि आप नेशनल काउंसिल फॉर तिब के CPD प्रोग्राम के 10वें और 11वें लेक्चर से मुस्तफीद हो गए होंगे। अरसे दराज से इस बात की ज़रूरत महसूस की जाती थी कि हमारे यहाँ एक ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए कि जिसके ज़रिए हमारे अतबाई कराम अपने तालीमी इस्तेदाद को बढ़ा सकें। लेकिन इस ख्वाहिश के बावजूद एक अरसे तक इस ख्वाहिश को अमली जामा न पहनाया जा सका। मौजूदा कौंसिल के सदर हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब की ज़ाती दिलचस्पी की बिना पर अल्लाह ने हमें ये कामयाबी अता फरमाई कि हमने कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है कि जो भी अतबाई कराम फारिग तहसील हो गए हैं और अपने क्लिनिक में मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए मसरूफ़ अमल है, तो वक़्त के साथ साथ जो भी तालीम मैदान में, तहकीक मैदान में जो भी तहकीकात या नए इजाफे होते हैं, तो इनसे इन अतबाई कराम को आगाह कर दिया जाए। इस सिलसिले में कौंसिल ने अपनी कोशिश की और काफी सारे लेक्चर्स हो गए हैं, आइंदा भी लेक्चर्स होने हैं। इसकी अफादियत की वजह से तो जिसकी जो अफादियत है काफी हमारे मेंबरान साहिबान आपको पहले बता चुके हैं। आज का भी जो ये प्रोग्राम आपने सुने 10वें और 11वें लेक्चर, बेसिकली ये क्लिनिकल रिसर्च के हवाले से थे और ये कि आपने रिसर्च के हवाले से किस तरह के इक़दाम अपनाने हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन लेक्चर्स को इस तरह गौर से सुने कि आप हमें इसका फीडबैक दे सके। इस लिहाज से कि हमारा ये जो लेक्चर्स है इनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है, क्या ये आपकी जो जरूरियात है इसी के मुताबिक है या उसके लेक्चर के जुबान को आम फहम या किस तरह इसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि जो भी हमारे नेक्स्ट स्पीकर है जो आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे उनके साथ ही गुफ्तगू शुरू हो सके कि वो अपने लेक्चर को उसी अंदाज में, उसी सांचे में डालें। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इन लेक्चर्स को गौर से सुने
और हमें अपने फीडबैक दें और हमें साथ ही भी बता दें कि आपके ज़रूरियात क्या है। हमें आइंदा के जो लेक्चर्स है वो किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर किस तरह से तैयार किया जाए और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रखा जाए। हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे और इन्हीं लेक्चर से आप इस्तेफादा करते रहेंगे। अस्सलाम।